हेलो दोस्तों, आज सभी का एक बार फिर से सिराज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए यूपी लेखपाल के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारे सामने पहला सवाल। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 59 और 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेषफल देती है। अब देखिए इसको कैसे करना है। 59 से विभाजित करने पर कितना देती है शेषफल? 3। यानी उसमें जो आता होगा 56 आता होगा, भाजक गुणित भागफल यही तो आता होगा। इसी तरीके से जो 54 को 5 देती है, इसका मतलब क्या हो गया कि घटाने पर ये कितना देता होगा? 49। यही तो उसका भागफल आता होगा। तो भाजक गुणित भागफल क्या आता होगा? 49, तभी तो 5 बचता होगा। यहाँ पे क्या आता होगा? 56 आता होगा, तो 3 बचता होगा इसका मतलब। अब देखिए तो यानी आना क्या चाहिए? 56 और 49। अब सिर्फ ऑप्शन से देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि क्वेश्चंस को आप कई तरीकों से देखने की कोशिश किया करिए। जो क्लासिकल मेथड है वो तो ठीक ही है, वो तो आपको पता है, लेकिन कुछ नया सोचा करिए चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 56 है, यहाँ 49 है। दोनों को कौन काटेगा? साफ साफ दिख रहा है 7 से। 7 7 और 7 8 56, यानी वो संख्या साथी है जिसको आप 59 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 7 8 56। और 7 7 49, तो 54 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। और ना तो 3 से होगा, ना तो 5 से होगा, ना तो 8 से होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला होता कैसे है? ये आपका अर्धगोला है, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है? पूरे गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पर अगर अर्धगोले का हो तो, अगर अर्धगोले के आयतन हो तो ये कितना होता है? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये बराबर किसके दे रखा है? 18 पाई के। 18 पाई इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 9 18। ये आपका आ जाएगा आर क्यूब बराबर 27। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आर बराबर हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 27 क्या है? 3 का क्यूब है। अब पूछा क्या है, जरा देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए जो ये वाला है, ये तो इसका कौन सा होगा? ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। पूछा कितना है? कुल पृष्ठीय। तो ये वाला भी देखना पड़ेगा, नीचे वाला ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो टोटल होता कितना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 3 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया? अब हमको निकालना यही है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू आपकी पता है कि 3 होगी, तो 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जरा आप ही बताइए। 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 22/7 इंटू 3 × 3। एक मिनट, जरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन पाई में दिया है ना? अगर ऑप्शन पाई में दिया है तो हम यहाँ पे 22/7 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सीधा पाई, ठीक है। ये हो गया। तो कितना आ गया? 3 × 3 = 9 = 27 पाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 पाई। देखिए किस ऑप्शन में है। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है ना, 27 पाई। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माना कि ए और बी दो संख्याएं हैं। ए और बी का मासा 4 है, लासा 400 है। ए व बी की संख्याओं के युग्म का मान क्या हो सकता है? संख्याओं के युग्म का मान क्या हो सकता है? हमें युग्म का मान निकालना है। अब ये बताइए, आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। पहली संख्या उसने कह रहा है ए है, दूसरी संख्या कह रहा है बी है, बराबर क्या हो जाएगा? लासा है 400, मासा कितना है? 4। यानी ए बी कितना होगा? 1600। अब चूंकि मासा कितना है? 4 है, तो ए को आप रिप्लेस करिए 4x। मान लीजिए किसी 4 का गुणज क्या है? 4x है। अब बी को रिप्लेस करिए 4y से, जहाँ पे x और y क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब कि x और y का अगर आप मासा लेंगे तो हमेशा 1 आएगा।
यानी एक्स और वाई के कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा एक के अलावा जो दोनों पे उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। तब इस 4 से इस 4 4 16 से इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा। आया कितना आप ही बताइए ज़रा। ये आपका आ जाएगा यक्स वाई बराबर 100। अब 100 को ज़रा तोड़िए, मतलब फैक्टर करिए। दो दो में क्या आएगा, 1 गुणते 10 हो सकता है, 2 गुणते 50 हो सकता है, और करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, और करेंगे तो क्या आएगा आपको, ये हो सकता है 4 गुणते 25 हो सकता है, 5 गुणते 20 हो सकता है, और 10 गुणते 10। दो भागों में बस तोड़ना है। अब फिर रिपीट हो जाएगा, 20 गुणते 5 हो जाएगा तो सेम ही है। ठीक, अब उसमें देखिए किनके मासा एक आएंगे। अब देखिए किनके आएंगे, इसके आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये वाला एक युग्म के रूप में काम करेगा। इसमें देखिए 2 और 50 का मासा क्या आएगा, 2 आएगा ना, गलत हो गया। मासा कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। 4 और 25 का मासा क्या आएगा, 1 आएगा ना, हाँ ये भी से अभाज्य का है तो ये हो जाएगा। 5 और 20 का आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 10 और 10 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी मासा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मिला कौन सा हमें, ये और ये। तो कुल कितने मान हो सकते हैं, 2। लेकिन होंगे कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो यक्स आ गई 1, वाई आ गई 10। तो ए और बी के मान क्या हो जाएंगे, 4 का मल्टीपल है ना, तो यानी ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, अब बी कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 100 होना चाहिए था, माफ़ करिएगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 400। एक युग्म ये हो गया। दूसरा 4 और 25 का है। अब अगर एक्स और वाई की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 4 और 25, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 16, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो यानी एक ये युग्म है और एक ये युग्म है। आंसर जो आपका आएगा क्या आ जाएगा आपका 2। इसमें 2 देखिए है ऑप्शन में, बिल्कुल है। आप क्या करेंगे, इसको टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नल ए व बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकता है। सी एक भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही कह रहा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। अब चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ए कर रहा है 30 मिनट में, भर रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है 60 मिनट में भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है कितने में, 45 मिनट में। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। इसको निगेटिव से दिखा देते हैं समझने के लिए, खाली कर रहा है, ये सब पॉजिटिव में है। इनका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 30 60 45 का अगर आप निकालेंगे तो 180 आएगा। ये हमने इसलिए निकाला है ताकि एलसीएम, ताकि जो हमारा जो कैलकुलेशन हो वो दशमलव या भिन्न में ना हो। आप यहाँ पे मान कुछ भी सकते हैं इस 180 के जगह पे। ठीक है, चलिए अब समझिए। अब बताइए ए अगर 30 मिनट में 180 मतलब टंकी को भर रहा है, 1 मिनट में कितना भरेगा 6, इसकी इफिशियंसी 6 की हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी, 60 मिनट में अगर 180 भर रहा है तो 1 मिनट में 3 भरेगा। 80 क्या है, 45 मिनट में 180 भर रहा, खाली कर रहा है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा 4, माइनस ही रहेगा ना, 4 खाली कर रहा है चूंकि। तो टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 3 9, और 9 में 4 गया 5। यानी कुल 5 की इफिशियंसी से भरेगा जब तीनों नल चालू होंगे। और टोटल भरना कितना है 180, तो कितना टाइम लगेगा 180/5, 5 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, और 5 6 30, 36 मिनट। आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसी तरीके का सवाल, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 60 और 90 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने 20 दिनों में कर लिया। और कुल आय इन्होंने इतना पाया, तो दिया गया है कि उनके द्वारा अर्जित आय है तो समानुपात में, ठीक है, दिया गया है कि उनके द्वारा अर्जित आय उनके कार्य के समानुपात में है, तो सी का भाग बताना है। अब देखिए ए कर रहा है 60 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। बी कर रहा है 90 दिन में, ये भी ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए बी और सी जब तीनों सी की सहायता जब लेते हैं दोनों, तो कार्य हो कितने दिन में रहा है 20 दिन में। फिर वही काम, एलसीएम पकड़ेंगे, क्या आएगा 180। ए अगर 60 में 180 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 दिन में 3। बी 90 में 180 कर रहा है
एक दिन में कितना करेगा 2। अब तीनों 20 दिन में 180 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 9। ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताइए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी ए और बी मिलकर दोनों एक साथ कितने करेंगे? 5 ही काम तो करेंगे ना। और ये 9 काम कितने लोग मिलकर कर रहे हैं? ए बी और सी। तो ए और बी तो 5 ही काम कर पाते हैं, तो जो 4 काम बचा वो कौन करेगा? सी करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब कि जो ए और बी और सी का जो काम करने का रेशियो है पर डे का, वो क्या आएगा? 3:2:4। तो जो पैसा है वो भी इसी रेशियो में बटेगा। अब तो फिर है कितना पैसा? है कितना? 36,000, है ना? तो कितना हो जाएगा? सी के लिए पूछा है तो डाट हम सी के लिए निकाल रहे हैं, तो सी की इनकम कितनी हो जाएगी? 36,000 गुणते सी का रेशियो कितना है? 4। तो 4 बटा टोटल कितना है? 3, 2, 5, 4, 9। तो 9 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी की इनकम 16,000। आएगी कि नहीं आएगी? ये जो 16,000 है ये आपके आंसर आएगा। 16,000 है कोई ऑप्शन में? देखिए जरा, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिल्पा ने एक दूरी 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की और उतनी ही दूरी, सेम दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। शिल्पा की औसत गति क्या होगी? औसत गति क्या होगी यही पूछा है। चलिए हम इसको भी उसी तरीके से मानते हैं, ठीक है। अब देखो, एक स्पीड कितनी है? 20 की। एक में स्पीड कितनी है? 15 की। हम मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? 60। 20 को 60 सफ़र करने में कितना समय लग रहेगा? 3 घंटा। 3 घंटा आएगा अभी देखो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 60 सफ़र करना है तो 3 घंटा लगेगा। अब 15 की अगर स्पीड है, 60 किलोमीटर ही जाना हो तो कितना लगेगा? 7 घंटा। कोई दिक्कत है? ये 3 घंटे लगेंगे, ये 7 घंटे लगेंगे। ये मैंने दूरी माना है, ठीक है, 60 को। अब बताइए क्या पूछा है? औसत गति। तो जो औसत गति होगा वो क्या होता है? कुल दूरी। तो 20 वाला भी 60 किलोमीटर चला और 15 वाला भी 60 किलोमीटर चला, तो कुल दूरी ये हो गया बटे कुल समय। ये 20 वाला कितना लिया? 3 घंटे। और 15 वाला कितना लेगा? 4 घंटे। तो ये हो गया कितना जाएगा? 120/7। इसको जरा आप सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 7 से करिए, 17×7=19, 17 = 1/7। एक कोण का माप है जो इसके संपूरक के बराबर है। अब अगर अल्फा अपने संपूरक के बराबर है, अल्फा और इसका संपूरक भी अल्फा हो, और ये और कितना हो जाएगा उनका एडिशन? 180, चूंकि संपूरक कोण है। क्या रहा है कि अल्फा एक कोण का माप है जो इसके संपूरक के बराबर है, यानी अल्फा है और इसका संपूरक भी अल्फा ही है, और दोनों की जो कितना होगा? 180। यानी 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? 180। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है अगला? बीटा एक कोण है जो इसके पूरक कोण के बराबर है। तो पूरक कोण मतलब क्या हो गया? कि बीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 90। भाई 90 होता है ना पूरक कोणों का योग। अब कह रहा है कि दोनों सेम ही है, तो 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। अब पूछा क्या है? अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू है 90 बटे बीटा की वैल्यू है 45। कट जाएगा, कितना आएगा? 2। आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एकदम इजी सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रमेश ने एक बॉक्स सुरेश को 10% के लाभ पर बेचा। यानी ये मान लो रमेश है ना? तो रमेश ने क्या किया? 100 रुपये की वस्तु थी, उसको उसने 10% के लाभ पे, तो 10% के लाभ पे बेचेगा तो 100 का 10% कितना होता है? निकाल लो। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा? 10 आएगा। इसको प्लस कर दो। इसको तो रमेश ने 100 की वस्तु कितने में बेची? 110 में। अब सुरेश क्या कह रहा है? इसे गणेश को 20% के लाभ पर बेचा। अच्छा सुरेश ने क्या किया? सुरेश भी कमाल का था, उसने क्या किया? 20% का लाभ लिया। 20% का लाभ लिया किसमें? 110 में। जरा 20% निकालिए इसका। 0 0 कैंसिल, 4×2=22। अब इसको प्लस कर दो, यानी ये कितने में बेचा? 132 पे। ये किसको बेचा? गणेश को। ये बताइए कि सुरेश ने 110 में पाया था वस्तु को, अब बेचा कितने में? 132 में। यानी उसको फायदा कितने का हुआ है? 22 का।
कैसे? अरे माइनस करोगे, 132 में माइनस कर दो, यानी ये 22 का फायदा हुआ है। अब 22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? 44 रुपये को कर रहा है। अगर 22 44 के बराबर होगा, इसका मतलब एक किसके बराबर होगा? 2 के। यही तो हुआ। तो अब पूछा क्या है? रमेश के लिए इस बॉक्स का क्रय मूल्य, तो रमेश के लिए इस बॉक्स का क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100, शुरू से ही। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 200 के। अगर एक 2 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 200 के। तो आपका जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 200। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल लगाइए। वो यक्स वाई वगैरह मानने का समय चला गया। अगर आप पेपर में जा रहे हैं सॉल्व करने कंपटीशन में, तो आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपको कैलकुलेशन को हल्का बनाना है। समझ में आया? तो आप चीज़ों को अपने इस तरीके से करने की कोशिश करिए, सीखिए इनको, ठीक है? तभी आपको चीज़ें बेहतर होंगी धीरे धीरे, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 में महेश के पास पेड़ थे। हर वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण यह संख्या 10% बढ़ जाती है। तो किस वर्ष पहली बार पेड़ों की संख्या 2011 की तुलना में कम से कम 50% अधिक होगी? चलो हम मान लेते हैं, इसमें देखो 10% हर साल बढ़ रही है ना, ये कौन सा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का। अब 50% से ज़्यादा हमें बढ़ानी है, तो मान लेते हैं 2011 में कितना था? 100। 2011 में कितना था? ये 100 था। अब इसमें चला 10% हम इंक्रीज कर दिए एक साल बाद, तो 10% इंक्रीज करोगे कितना आ जाएगा? 110। कर लोगे ना? अभी मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ। अब 110 आ गया, फिर 10% इंक्रीज करो। अगले साल कितना हो जाएगा? 110 में जब 10% निकालोगे तो आपको आ जाएगा 121। निकल जाएगा। अरे 110 का 10% कितना होता है? 11। इसको प्लस करोगे तो 121। अब इसका 10% निकालो। कब तक निकालना है? जब ये 100 कितना यहाँ पे कितना आ जाए? 150 आ जाए, तभी तो 50% से अधिक होगा 100 से। तो 150 या इससे ऊपर हो जाएगा तभी तक निकालना है हमको। तो 121 का 10% कितना हो जाएगा? 12.1 आएगा। जोड़ो इसमें, कितना आ जाएगा? 133.1। इसमें भी 10% निकालो, कितना आ जाएगा आपका? 13.31। इसमें निकाल जो इसमें इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 46.41। 146.41। अब अब क्या करना है? अब इसका भी 10% निकालो। ये 150 नहीं क्रॉस हुआ ना, हमें 150 लाना है। चलिए इसको भी जरा 10% निकालिए आप। इसका 10% निकालिए आप, कितना आ जाएगा? 14.641। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 4 1 5 6 4 10 का 0 यहाँ से लगा 1 60 161, ये आएगा। अब देखो जाकर हुआ ना 150 से ऊपर, यानी 50% से अधिक हुआ कि नहीं 100 से? तो देखो कितने साल लगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल। तो कुल कितने साल लगे? 5 साल। तो अगर 2011 में था तो कितने किस साल ये कंप्लीट 50% से अधिक होगा? 2016 में। 5 साल ऐड कर देंगे। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ना? फिर कह रहा है कि 7 वर्षों में 2550 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर, अब जरा बताइए 7 वर्ष में कितना हुआ? 2550 रुपये। 4 वर्ष में कितना था? 2100 रुपये। तो ये जो इनको का घटा दो तो ये 3 वर्ष का क्या आएगा? ब्याज ही तो आएगा भाई। मूलधन तो दोनों के सेम ही थे, वो कट जाएंगे। तो ये 7 साल का जो इंटरेस्ट है और ये 4 साल का इंटरेस्ट है, उन्हीं का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 3 साल में 450 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल का कितना मिलेगा? 150 रुपये। यही तो हुआ, 1 साल में 150 रुपये। तो ये जो 4 वर्षों में 2100 रुपये हुआ था, तो पहले देखो 4 वर्षों में इंटरेस्ट कितना मिला था इनको? 600 रुपये मिला था। तो अगर 600 रुपये इंटरेस्ट ही हो गया था 2100 में, तो मूलधन कितना था ये बताइए जरा? 1500 होगा कि नहीं होगा? यानी 1500 रुपये मूलधन था, और 4 वर्षों में 600 रुपये का जो इंटरेस्ट लगा था तब जाके 2100 रुपये हुआ था। तो मूलधन कितना आ गया? 1500 रुपये। 1 वर्ष पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है?
150। 150 एक वर्ष का इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए ये कितना परसेंट है 1500 के, निकालिए जरा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 15 दाम में 150 कितना है, 10% है कि नहीं है। यानी पर ईयर कितना ब्याज लग रहा है, 10%। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 567 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। अच्छा, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम अगर प्राकृत संख्याओं का योग कहा जाए, प्रथम n, तो 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। ये तो योग हो गया। तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना आएगा, इतना, बटे संख्याओं, कुछ संख्याएं कितनी है, 1 से n तक है तो n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, n+1/2। n की वैल्यू कितनी है, 567। तो 567 + 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका, 568/2। इसको सॉल्व करो, काटिए जरा इसको। तो 2 2 8 16, 284। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 284। बहुत आसान सवाल था, सीधा सिर्फ सॉल्व करना था। ठीक है, माध्य कितना आएगा, हमेशा n+1/2 आएगा, तो बस n की वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु का आधार की त्रिज्या ये है, त्रिज्या की ऊंचाई ये है, तो शंकु का आयतन बताना है आपको। क्या बताना है, आयतन। अब बताइए इसमें कोई है सवाल में कोई दम, कोई सवाल में दम नहीं है। अब देखिए कैसे निकलेगा ये, जरा देखिए शंकु आपका होता कैसे है। ये है आपका शंकु, ये आपका रेडियस है, ये हो गया आपका। ये कितना दे रखा है, 7। ये कितना दे रखा है, 25। हमें ये निकालना है। तो ये बताइए ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, लंबवत है ना। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब हो गया कि 625 माइनस 49, 625 माइनस 49, ये आपको कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 576 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 24। 24 आ गई, ये हाइट हमें पता चल गई। हमें निकालना क्या है, आयतन। शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पर पेंडिकुलर हाइट है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 गुणते 22/7 गुणते रेडियस कितनी दे रखी है, 7। यहाँ पे देखिए 7 गुणते 7, और हाइट कितनी आई, 24, तो गुणते 24। तब 7 से 1 7 कैंसिल, 3 8 24। अब देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, 22 गुणते 8 7 56 आ गया। और 2 6 12, लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 2। एक ही ऑप्शन में है तो पूरा साल मत करिए, सीधा आंसर मार के निकल जाइए। 56 और 22 की गुणा करेंगे तो अंतिम 2 6 12, अंतिम में तो 2 ही आना चाहिए। अंतिम में देखो इकाई का अंक एक ही जगह 2 है, तो यही आंसर होगा। क्यों लंबा सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो यार, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 आ जाए, तो पहली बात तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले यही देखना चाहिए कि इनका इकाई का अंक इनमें से कोई एक है। इसमें अभी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, देखिए इसमें 2 आए है ना, तो बस यही पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी को निकालो ही नहीं, बस पहले इसको क्रॉस ही कर दो। सिर्फ पूर्ण वर्ग नहीं पूछा है तो बस ये तो नहीं होगी, तो यानी ये तो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 अगर है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 रुपये 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव में व्यंजक। अब देखिए 8 रुपये है और जोड़ना है क्या, 8 पैसे, करना है ना। पता है ना, सेम राशियां जुड़ती हैं हमेशा। ये 8 रुपये है, इसको भी रुपए में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, 8/100 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा कितना हो जाएगा, बटे 100 रुपये के बराबर। 8 रुपये प्लस 100 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.08 रुपये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8.08 रुपये।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुछ नहीं था यार, ये पैसा जोड़ घटाना है, रुपए पैसा का मतलब क्या ही कहें। कक्षा 2 का सवाल है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 35 समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? एकदम सिंपल सवाल, आंख मूंद के जीरो लगा देना था। कैसे? प्रथम 35 समप्राकृतिक संख्याओं का कहा है ना, तो अच्छा देखो जरा, मैं ऐसे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखो, 2 गुणते 4 गुणते 6 गुणते 8 गुणते 10 गुणते 12 गुणते 14 गुणते 16 गुणते 18 गुणते 20 हो गया। और आगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? और आगे भी है, अभी ये तो 10 ही संख्याएं लिखा हूँ ना, 35 लिखनी है। पर देखो जरा, ये जो 10 है इसमें जीरो है कि नहीं है, 20 में भी जीरो है कि नहीं है। तो जब दो जीरो आ गए हैं तो ये तो पता है ना, कोई भी जब संख्या आएगी तो लास्ट में दो जीरो ऑलरेडी रहेगा। और भी जीरो आएंगे लेकिन भाई 30 वाले में भी ये रहेगा एक जीरो, लेकिन फिलहाल लास्ट दो डिजिट दो जीरो होंगे कि नहीं होंगे। अब पूछा क्या है, दहाई का अंक, तो लास्ट के ये इकाई का अंक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा। तो ये भी कितना है, जीरो ही तो है। हाँ सर जीरो है। एकदम कॉमन सेंस की बात थी, कुछ भी नहीं करना था। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर के पावर 3/2, यानी हो जाएगा 7 की पावर 2 के इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा आपका 343। चलिए ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर ही दिया है, यानी ये सिर्फ आएगा 49। ये तो इसी से छोटा है, तो अभी इसको तो सीधे ही कट कर दो, बड़ी संख्या पूछना है तो ये तो इस पहले वाले से ही छोटा है 49, खत्म। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है, 2401 की पावर -1/4 है ना। अब अगर यहीं पे थोड़ा सा आपको वर्गमूल वगैरह याद हो तो आपको ये तुरंत पता चल जाता है कि 24 क्या है, 49 का स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर के पावर -1/4। अच्छा फिर 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 के स्क्वायर के पावर -1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 के पावर 4 गुणते 7 के पावर 4 गुणते -1/4, 4 से 4 कैंसिल, और 7 के पावर -1 आया, ये कितना हो जाएगा आपका 1/7। 1/7 तो क्या है, इससे तो छोटा ही है ना पहले वाले से, तो अभी तो ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं, 1/343 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 7 का क्यूब के पावर -1/3, यही होगा। अब ये माइनस अगर पावर में हटाना है तो क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब का 1/3, ये हो जाएगा आपका 7 के पावर 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा 7 आएगा। 7 भी क्या है, इससे तो छोटा ही है 343 से। सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 के अंत में 2 की पावर x गुणते 5 की पावर x हो तो यदि x का मान है, भैया x का मान क्या होगा, कोई नहीं होगा। क्यों? अगर आप x का मान 0 भी रखेंगे, समझिए पहले, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणते 1, और लास्ट में अगर 1 आ गया तो 5 के अंत में कैसे होगा बताइए, हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 रखोगे अगर x की वैल्यू, तो ये तो क्या आएगा 2, और पंचे कितना 10 होगा, तो 5 के अंत में कैसे होगा, ये 5 कैसे अंत में होगा, 2 रखोगे तो भी नहीं होगा। इसका तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, x का कोई मान नहीं होगा। सिंपल था कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इन तीनों मान को रखने पे भी आपको क्या, यदि 5 के अंत में हो, 5 के अंत में कहाँ आ रहा है 5 बताइए, कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। x की वैल्यू ये 2 भी रख दोगे तो 2 का स्क्वायर गुणते 5 का स्क्वायर गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 5 का अंत कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यानी यहाँ पे x का कोई मान नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सहअभाज्य संख्याएं a और b का लघुत्तम समापन तब क्या होगा? मैंने क्या बताया कि a और b को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं तब कहलाती हैं जब इनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, वो क्या है, एक, यानी उसके अलावा इनका कोई भी जो फैक्टर कॉमन ना हो। तो जब इनका एलसीएम लिया जाता है, कैसे लिखते हैं हम, अगर एक ही बार आया दोनों में, ए एक ही बार आया है, बी एक ही बार आया, तो क्या आएगा आपका एलसीएम, ए बी आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। नहीं समझ में आया? चलिए हम दो ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 4 और 7, ये भी क्या है, को प्राइम है, इनके मासा एक आएगा, तो 4 को क्या ले सकते हो आप, 2 गुणते 2, 7 को क्या ले सकते हो आप, 7 गुणते 1, मान लो यहाँ भी एक कर लो,
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम क्या आ जाएगा? एक एक बार आया है, यहाँ पे दो दो बार आया है, यहाँ पे 7 आया है, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 4 14 दूनी 14 दूना 28, 28 आया कि नहीं आया? देखिए 4 7 28, ये भी बराबर है ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है। तो संख्या है कोई, मान लो, है ना, एक संख्या है एक और उसका 2/4, एक का 2/4 करो जरा, कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 2 4, कितना आएगा? हाफ। यानी कोई संख्या है और उसके हाफ को अगर घटा दो तो किसके बराबर है? 60। यानी अब घटाओगे तो ये कितना आएगा? हाफ ही तो आएगा। तो हाफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। तो टोटल संख्या किसको रिप्रेजेंट करेगी? 120 को। नहीं आया? अरे यार देखो, मैंने माना संख्या एक थी, जैसे यक्स मानते मैंने एक माना, तो उसका 2/4 कितना आएगा? हाफ आएगा। ये बोले तो इसका जो अंतर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को दिया है ना। तो यानी एक में अगर आधा कटा हुआ था, आधा तो ही बचेगा, तो आधा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। तो पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 120 को ही तो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A/B क्या दे रखा है? A/B कितना दे रखा है? 3/7। फिर दिया है B/C कितना दे रखा है? 7/9। तो पूछा क्या है? A/C क्या होगा? अब ये बताइए, B यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। यहाँ पे भी 7 को। सेम है ना, दोनों सेम है। सीधा A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, और C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 9। ये हो जाएगा। अगर सेम ना होते 7 तो हम इसे क्या करते? मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके क्या करते? सेम करते B को। पहले से ही सेम है तो ये सीधा यही हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 1/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, सबसे आसान सवाल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यक्स एक कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, अब वाई उसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। यक्स और वाई एक साथ लेकिन स्वतंत्र रूप से समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? वर्क एंड टाइम का सवाल बहुत आया था लेखपाल में, ये चकबंदी लेखपाल का पेपर है, जरा ध्यान दीजिएगा। यक्स को 8 दिन लग रहे हैं, वाई को 12 दिन लग रहे हैं। मान लेते हैं टोटल काम ही कितना है? 24। अगर टोटल काम ही 24 है तो एक्स कितना कर रहा है? 3 काम पर डे कर रहा है, क्योंकि 8 की एफिशिएंसी से 24 है, 3 काम। अब 12 की एफिशिएंसी से अगर 24 का मतलब सॉरी 12 दिन में अगर 24 काम कर रहा है, यानी 2 की एफिशिएंसी से करेगा। दोनों मिल जाएंगे तो कुल कितने की एफिशिएंसी हो जाएगी? यानी कार्य क्षमता 5 की। और टोटल काम कितना करना है? 24। टाइम कितना लगेगा? 24/5। इसका मतलब क्या हुआ? 4 सही 4/5, यही होगा आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहीं से जैसे देखिए, अगर लास्ट में 5 आ गया था बटे में, तो देखो बटे में 5 यही एक आंसर ऑप्शन ही है, कटता भी नहीं। खैर आगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण कितना है? 10 मीटर। सीधा सीधा आंसर मार दो 50। क्यों? देखो बहुत लोगों को पता है कि क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन एक चीज़ और होता है, वो क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये भी होता है। कैसे? बताना पड़ेगा यार। ये बताओ विकर्ण बराबर क्या होता है? ये बताओ, विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणते भुजा होती है, तो स्क्वायर कर दो अगर, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 गुणते भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा। अब विकर्ण कितना दे रखा है? 100 10, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और बटे 2, 2 से काट दो, सीधा 50 आंसर हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल आता है। ठीक है, क्या दे रखा है? 1 - sin स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कास स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा के। कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। सीधा आंसर 2 मार दो, कुछ भी नहीं बताना है, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की परास निकालनी है। परास बताता है रेंज कितना है, कितनी दूरी तक है। तो दूरी हम कैसे निकालते हैं?
सबसे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं। देखिए सबसे यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये देखिए सबसे बड़ा क्या है, 69 है कि नहीं है, सबसे छोटा क्या है, 16 है, यही तो है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 69 माइनस 16, घटा दीजिए, 9 में 6 गया 3, 6 में 6 गया 5, 53। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आज के थे जो कि प्रीवियस ईयर में चकबंदी लेखपाल के पेपर में आए हुए थे क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसको मतलब डिस्क्राइब करके अच्छे से कमेंट में बता देंगे। नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर ही हम एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। बाकी आप कोशिश करिए इसी तरीके से 60 तरीके को लगाने की कोशिश करिए, बेहतर करिए अपने आप को, है ना। क्योंकि कॉम्पिटिशन्स दिनों और दिन मतलब लगातार ही टफ होते जा रहे हैं, तो आपको अपने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब भी मैं अभी जो बता रहा हूँ ये बहुत सही मेथड नहीं है लगाने के। ठीक है। पर आप लोग ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारे चैनल फैमिली में जो मेंबर्स हैं बढ़ जाएंगे, तो हम आपको लाइव आके इनके और बेहतर बेहतर तरीके बताएंगे। ये तो कुछ नहीं है यार, है ना। तो बस सब कोई सपोर्ट करिए, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी सजेस्ट करिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करिए, और कमेंट देकर हमें बताइए कि क्या वजह थी कि ये वीडियो पसंद नहीं आई, इसमें क्या कमी रह गई है, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रॉपर वे में दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।